बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पैथोलॉजी की एक बहुत फेमस पैथोलॉजिकल कंडीशन, एक डिजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली बहुत कॉमन है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। हमारे सामने ये केसेस आते हैं। आज के इस टॉपिक का नाम है एच पैलोरी। एच पैलोरी। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एच पैलोरी की एटमोलॉजी क्या है, इसके नाम की क्या वजह है, इसकी पैथोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है, इसकी एटियोलॉजी यानी काजेज क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और फिर हम इसके कन्वेंशनल मैनेजमेंट और बिलखुसूस होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे हम इसकी बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एच पैलोरी। एच पैलोरी, इसकी सबसे पहले हम फुल फॉर्म को देखते हैं कि एच पैलोरी की फुल फॉर्म क्या है। इस पे हम एक कंप्रीहेंसिव ओवरव्यू देंगे, जिसमें एटमोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे बात होगी। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि एच पैलोरी की फुल फॉर्म क्या है, तो लफ्ज एच पैलोरी स्टैंड्स फॉर हेलिकोबैक्टर पैलोरी। इसका पूरा नाम हेलिकोबैक्टर पैलोरी। अब ये जो लफ्ज हेलिकोबैक्टर है, हेलिकोबैक्टर, ये बताते खुद दो अल्फाज का मजमूआ है, हेलिको और बैक्टर। हेलिको ग्रीक या लैटिन में स्पैरल को कहते हैं। स्पैरल, जैसे स्पैरल बाइंडिंग नहीं होती, रिंग बाइंडिंग, रिंग शक्ल, स्पैरल शक्ल। बैक्टर का मतलब बैक्टीरिया, ब्रांच ऑफ साइंस में डील विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्ट्रोलॉजी। क्योंकि इसके बैक्टीरिया की शक्ल, शेप स्पाइरल टाइप होती है, इसकी शेप स्पाइरल टाइप होती है, तो इस स्पाइरल की वजह से इसको हेलिको कहा जाता है। हेलिक, हेलिक ओ बेसिकली मिलाने के लिए है, क्योंकि इसके साथ दूसरा लफ्ज बैक्टर है, तो यू ओ सफिक्स और प्रीफिक्स को आपस में ज्वाइन करता है। हेलिक यानी स्पाइरल, ओ सफिक्स और प्रीफिक्स को मिलाएगा, और बैक्टर बैक्टीरिया से है, तो इसका नाम हो गया हेलिकोबैक्टर पैलोरी। पैलोरी ह्यूमन बॉडी के पार्ट, ऑर्गन, स्टोमिक की, जैसे हमें पता है कि स्टोमिक के पोर्शंस का, बॉडी, फंडस, कार्डिक एंड, एक इसका पैलोरिक एंड और पैलोरिस, जो इसका लोअर पोर्शन होता है, इंफीरियर पोर्शन होता है स्टोमिक का। तो जो चूंकि मोस्ट प्रोबेबली ये वाला बैक्टीरिया स्टोमिक के पैलोरस एंड को, पैलोरस को अपना मस्कन बनाता है, वहां पर ये प्रवृत्ति पाता है, तो इसका पूरा नाम है हेलिको यानी स्पैरल बैक्टर बैक्टीरिया पैलोरी, रेफर्स टू द पैलोरस रीजन ऑफ द स्टोमिक। स्टोमिक के पैलोरस की वजह से इसका नाम है पैलोरी, जो इसका पूरा नाम हो गया हेलिकोबैक्टर पैलोरी। अगर इसकी प्रॉपर हम पैथोलॉजी में डेफिनेशन देखें, तो हेलिकोबैक्टर पैलोरी इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहली बात कि एच पैलोरी क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है? नो। क्या कोई ऑटोइम्यून डिजीज है? नो। ये माइक्रोबियल डिजीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली। अब हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स वगैरह वगैरह। तो माइक्रोब में ये बैक्टीरिया के किंगडम या बैक्टीरिया की क्लास में फॉल करता है।
बेसिकली एच पैलोरी इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिजीज। ये बुनियादी तौर पर एक बैक्टीरियल डिजीज है, एक बैक्टीरिया इस डिजीज को काज करता है। एच पैलोरी, हेलिकोबैक्टर पैलोरी इज अ बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरिया में हमें मोस्ट प्रोबेबली पता है कि दो मेन क्लासेस होती हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये एक साइंटिस्ट थे, ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है, डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट के नाम से है, जिसका नाम हैंस क्रिश्चियन ग्राम था। उसने स्टेनिंग का मेथड यूज किया था 1884 में बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है एच पैलोरी, ये वाला बैक्टीरिया स्टेनिंग के बाद ये पिंक या रेड अपीयरेंस देता है, तो इसलिए इसको वो ब्लूइश या दूसरा नहीं देता, तो उसको नेगेटिव कहा जाता है, ग्राम नेगेटिव। यानी ग्राम की जो वो स्टेनिंग है उसमें इसकी नेगेटिव अपीयरेंस होती है। तो एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पहला पॉइंट कि एच पैलोरी इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, और कौन से बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दूसरी इसकी खसूसियत यह है कि इट इज अ माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो छोटा, थोड़ा, मुख्तसर, एरोफिलिक जैसे एरो, हमें पता है कि एरोबिक, नॉन एरोबिक हम कहते हैं बैक्टीरिया को। एरोबिक वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में परवरिश पाते हैं या सर्वाइव करते हैं। तो दैट थ्राइव इन इन्वायरमेंट्स विद लो ऑक्सीजन लेवल, टिपिकली 2 to 10%। इसको ऐसा एनवायरमेंट चाहिए कि जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है, यानी मिनिमम ऑक्सीजन के मौजूदगी में भी ये अपने आप को सर्वाइव करा लेते। और कितनी, 2 to 10%, 2 to 10% इन्वायरमेंट में अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ये वहां पर थ्रिल कर सकता है, थ्राइव कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो एरोफिलिक यानी ऐसा बैक्टीरिया जो 2 to 10% वेरी लो ऑक्सीजन लेवल में भी सर्वाइव कर सकता है। पहली चीज बैक्टीरिया है, दूसरी चीज ग्राम नेगेटिव है, तीसरी चीज माइक्रो एरोफिलिक है। अब स्पाइरल शेप, ये इसी स्पाइरल की वजह से इसको हाइलीक कहा जाता है, हाइलीक, स्पाइरल शेप। इसकी शक्ल बैक्टीरिया की जैसे हम पता है मुख्तलिफ रॉड शेप होती है, ओवल शेप होती है, मुख्तलिफ, इसकी स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है। दैट कोलोनाइजेस द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये कहां पर अपनी कॉलोनीज बनाता है, कहां पर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, स्टमक के म्यूकोसा में। और स्टमक के कौन से रीजन में, पाइलोरस रीजन में, पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इट इज एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेनिंग अ प्रेजेंस विद इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, क्योंकि ये स्टमक की लाइनिंग में पाया जाता है। सो दैट्स व्हाई बैक्टीरियम दैट कोलोनाइजेस द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये अब इसकी पैथोलॉजिकल डेफिनेशन आ गई कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज अ ग्राम नेगेटिव, माइक्रो एरोफिलिक, स्पाइरल शेप, ये इसकी खसूसियात भी हो गई, दैट कोलोनाइजेस इन द स्टमक, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अगर हम इसके काजेज और रिस्क फैक्टर को देखें, ये किन हालात में ज़्यादा फैलता है या इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी काजेज पे गौर करें तो कंटेमिनेटेड फूड वाटर, ऐसा फूड या ऐसा पानी जिसमें जो कंटेमिनेटेड हो, जिसमें इम्प्योरिटीज हो, तो वहां पर उसके जरिए ये फैलता है। या ओरल टू ओरल और फीकल टू ओरल, ओरल टू ओरल, ओरल टू ओरल, ये आपके यानी कि थ्रू माउथ, थ्रू, जिसको कह सकते हैं कि आपके एक शख्स के ओरल से दूसरे शख्स के ओरल कंटेक्ट करने के जरिए भी, मुख्तलिफ जराए से भी, ओरल टू ओरल। और फीकल टू ओरल, फीकल टू ओरल यानी अनहाइजेनिक कंडीशन में एक शख्स गया टॉयलेट में, वॉशरूम में, तो वहाँ पर इसकी इन्फेक्शन है, तो वो बगैर हाथ साफ किए वो हाथ अगर मुंह को लगाता है तो वो मुंह के जरिए बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसको कहते हैं फीकल ओरल ट्रांसमिशन। इसकी ट्रांसमिशन ओरल टू ओरल भी हो सकती है, फीकल टू ओरल भी हो सकती है, और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के जरिए। रिस्क फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं, वही
पुअर हाइजीन, क्राउडेड लिविंग कंडीशंस। क्राउडेड लिविंग कंडीशन जैसे मोस्ट प्रोबेबली हॉस्टल या ऐसी जगह होते हैं जहाँ एक ही वॉशरूम 20-25 बंदों के लिए, 30 बंदों के लिए एक ही वॉशरूम होता है। डेवलपिंग कंट्रीज, आमतौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें इसकी रेशो ज़्यादा है। कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्सर, प्री डिस्पोजिंग काज, अगर उनकी गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर्स उनकी फैमिली हिस्ट्री में है तो वो ससेप्टिबल होते हैं एच पलोरी की इन्फेक्शन के लिए। ये इसके काजेज और रिस्क फैक्टर हो गए। कंटिमिनेटेड फूड, ओरल टू ओरल, फीकल ओरल ट्रांसमिशन, और रिस्क फैक्टर कौन से हो गए? पुअर हाइजीन, पुअर हाइजीन, क्राउडेड लिविंग कंडीशंस, डेवलपिंग कंट्रीज, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्सर्स। अब हम अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी, तो सबसे पहले एच पेलोरी क्या करता है? कोलोनाइजेशन करता है। कोलोनाइजेशन, कोलोनीज अटैच टू द गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स, स्टमक के एपिथेलियल सेल्स के साथ अटैचमेंट करेगा। सर्वाइव्स इन एसिडिक एनवायरनमेंट, इसके लिए कि चूंकि स्टमक में HCl रिलीज हो रहा होता है, तो इसकी वजह से स्टमक का माहौल कदरे एसिडिक होता है। प्रोटीन वगैरह को, बाकी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्टमक में एसिड्स की सेक्रेशन हो रही होती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सेक्रेशन हो रही होती है, उस HCl की वजह से वहां पर कदरे एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, जो इसके लिए फेवरेबल है। बाई प्रोड्यूसिंग यूरेज, H. pylori survives in the acidic conditions by producing urease, which catalyzes hydrolysis of urea to yield ammonia and elevating pH of its environment. इसके अंदर एक इंजाइम्स होता है जिसको यूरेज कहते हैं। यूरेज, एज जो है वो एंजाइम्स की फैमिली के साथ इसका ताल्लुक होता है। यूरेज नाम से जाहिर है, ये क्या करता है? ये यूरिया की हाइड्रोलिसिस करता है। यूरिया की हाइड्रोलिसिस करके यूरिया को अमोनिया में और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके पीएच एलिवेटिंग पीएच का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर देता है। इन्फ्लामेशन, फिर ये क्या करेगा? स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर ये इन्फ्लामेशन काज करता है, इन्फ्लामेशन काज करता है स्टमक के अंदर। causes chronic gastritis and mucosal damage, chronic gastritis and mucosal damage, यानी स्टमक के अंदर उसकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा और उसकी म्यूकोसा को डैमेज करता रहेगा। सीक्वेली, इसका, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या आएगी, इसके नतायज क्या निकलेंगे? सीक्वेली ये पैथोलॉजी में नतायज के लिए होता है। मे लीड टू पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक कैंसर, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मरीज अगर ये एच पेलोरी प्रोलॉन्ग क्रोनिक स्टमक के अंदर सर्वाइव करे तो इसका नतीजा कॉम्प्लिकेशन पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर और MALT लिम्फोमा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज लिम्फोमा। म्यूकोसा एसोसिएटेड, उस एरिया के जो लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं उनका ट्यूमर बन सकता है, लिम्फोमा, that develops in the lymph nodes located in the lining of the certain organs like the stomach. स्टमक के अंदर जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन की वजह से, और वहां पर MALT लिम्फोमा बन सकता है। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहली बात ये कि ये स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम है यूरेज, जो फिल4 यूरिया की कैटालिसिस करके, यूरिया की हाइड्रोलिसिस करके वहां पीएच को रेस कर देता है और उस एसिडिक एनवायरनमेंट को अपने लिए फेवरेबल बना देता है, पीएच को एवेल्युएट करके। इसके बाद फिर ये एस्टेस्ट इन्फ्लेमेशन काज करता रहेगा, और इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि वहां पर पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर और MALT लिम्फोमा, अगर इसको बर वक्त ट्रीट न किया जाए तो ये इसकी सीक्वेली में ये सारी चीजें आ रही होती हैं। अच्छा, एच पेलोरी की क्लिनिकल पिक्चर क्या है, यानी साइन एंड सिम्टम्स। कुछ लोगों में तो ये एसिम्टोमेटिक रहता है पहले,
फिर वो किसी टेस्ट के जरिए पता चलता है। जब कोई लाइट सी सिम्टम आ रही होती है, जब हम टेस्ट उसका करवाते हैं तो पता चलता है कि एच पैलोरी पॉजिटिव है। सिम्टोमेटिक केसेस में एपिगेस्ट्रिक पेन, स्टमक या एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग, उफारा जिसे कहते हैं, पेट में हर वक्त हवा भरे रहना, लॉस ऑफ एपेटाइट, मरीज की भूख कम हो जाती है, फ्रीक्वेंट बर्पिंग। फ्रीक्वेंट बर्पिंग, बर्पिंग का मतलब है अ साइन ऑफ एक्सेस एयर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बीइंग रिलीज थ्रू माउथ, जिसको हम अपनी जुबान में डिकार, इरेक्टेशन, बेल्चिंग ये कह सकते हैं, कार्बोवेज वाली सिचुएशन, जिसमें मरीज मुसलसल बेल्चिंग, डिकार, इरेक्टेशन ऐसी साइन देता रहता है। फ्रीक्वेंट बर्पिंग, डार्क टेरी स्टूल्स इन अल्सर, अगर बाद में एडवांस केसेस में गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए तो फिर स्टूल का कलर भी चेंज हो सकता है। ये या तो एसिम्टोमेटिक होगा या इसमें ये वाली इलामात आ रही होती हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, फ्रीक्वेंट बर्पिंग और ये सारी चीजें। डायग्नोसिस, एच पैलोरी को डायग्नोस करने के लिए दो किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। एक को कहते हैं नॉन इन्वेजिव और एक को कहते हैं इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव, ये बल्कि किसी भी डिजीज पैथोलॉजी में जो दो लफ्ज यूज होते हैं। नॉन इन्वेजिव का मतलब ये होता है कि जिसमें आप बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को टच नहीं करते, बॉडी को कहीं से खोलते नहीं है, हत्ता कि ना कोई सुई, इंजेक्शन, ड्रिप कुछ भी नहीं लगाती, जैसे आपका एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये तमाम के तमाम चीजें जो हैं ये आपकी नॉन इन्वेजिव होती है। नॉन इन्वेजिव, इसमें यूरिया ब्रेथ टेस्ट, इसमें मरीज के सांस को चेक किया जाता है, क्योंकि अगर एच पैलोरी स्टोमिक में है तो वो आपको भी याद होगा यूरेज वाली बात, तो उस कितने क्योंकि यूरेज अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो वो फिर ब्लड में जाके लंग्स के थ्रू जब वो पेशेंट सांस को एक्सपायर करता है, बैर निकालता है, तो उसके जरिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट, उसमें उसके जरिए फिर लैब्स वाले डायग्नोस करते हैं कि अगर एच पैलोरी है तो वो उसमें वो हाइड्रोलिसिस जो उसने कैटालाइज किया है यूरिया को अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में, वो वाली सिचुएशन आ रही होती है। इसको कहते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। स्टूल एंटीजन, जनरल स्टूल में चेक करना है कि उसमें एच पैलोरी, क्योंकि जीएटी में है तो स्टूल में भी आ सकता है। सीरोलॉजी, सीरोलॉजी एंटीबॉडीज, लेकिन ये लेस कॉमनली यूज्ड है सीरोलॉजी वाला, आमतौर पर यूरिया ब्रेथ टेस्ट या स्टूल एंटीजन टेस्ट। इन्वेजिव में फिर एंडोस्कोपी हो गई, वो वायर और कैमरे के जरिए स्टोमिक को जाके पहले चेक करना, वहां से फिर कुछ सैंपल भी लेना, बायोप्सी विद हिस्टोलॉजी, रैपिड यूरेज, उसी के जरिए भी एक रैपिड यूरेज टेस्ट किया जाता है, लेकिन एंडोस्कोपी के जरिए कल्चर पीसीआर या फिर उसका वो पीसीआर जैसे हम कोरोना में करते थे पीसीआर टेस्ट। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो डायग्नोसिस होती है वो यूरिया ब्रेथ टेस्ट या स्टूल एंटीजन के जरिए हो जाती है, या तो एंटीबॉडीज, एलाइजा, सीरोलॉजी का टेस्ट, या फिर स्टूल एंटीजन उसको कंफर्म कर देते हैं। तो ये मोस्टली ये दो टेस्ट नॉन इन्वेजिव ज्यादातर यूज की जाती हैं इसकी डायग्नोसिस में। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम में ट्रिपल थेरापी के नाम से, जिसमें पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो एलोपैथिक में मेप्रोजोल, इसोमेप्रोजोल वगैरह मुख्तलिफ नाम से आ रही होती है मेडिसिन, तो उसमें पीपीआई यूज किया जाता है ट्रिपल थेरापी में, साथ उसके एंटीबायोटिक्स क्लेथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिलिन या मेट्रोनेडाजोल, तो ये तीनों के इस्तेमाल को कहा जाता है ट्रिपल थेरापी। ट्रिपल थेरापी पीपीआई, क्लेथ्रोमाइसिन, मॉक्सिलिन और मेट्रोनोडाजोल, और एक होती है क्वाड्रपल थेरापी, यानी 4 इफ रेजिस्टेंस, अगर वो ट्रिपल से कंट्रोल ना हो रहा हो तो फिर पीपीआई के साथ बिस्मथ बिस्मथ भी दी जाती है, और मेट्रोनेडाजोल और टेट्रासाइक्लिन। तकरीबन इसका ड्यूरेशन 10 to 14 डेज तक होता है। 10 to 14 डेज तक इसका ड्यूरेशन होता है। एरेडिकेशन कंफर्मेशन नीडेड,
हाँ, बाद में जब पेशेंट्स की साइन एंड सिम्टम्स ठीक हो जाती हैं तो इस मुकर्रर टाइम के बाद नेगेटिव चेक करने के लिए फिर आप उसका स्टूल एंटीजन या यूरिया ब्रेथ टेस्ट करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि एच पैलोरी बॉडी से नेगेटिव हो गया है, एरिडिकेट हो गया कि नहीं हो गया। प्रॉपर उसकी एरिडिकेशन चेक करनी पड़ती है। ये इसका कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है। एज फार एज होम्योपैथिक मोड ऑफ सिस्टम इज कंसर्न, there is individualized treatment based on the totality of symptoms, on the miasmatic background, on the causation, on the basis of constitution, temperament, modalities, तमाम चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं ये पोर्ट्रेट बन जाती है मेडिसिन की, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। आमतौर पर जो मेडिसिन इसमें यूज़ की जाती हैं वो नक्सवोमिका जहर है, मेन जो कि गैस्ट्रिक इरिटेशन, ब्लूटिंग, अभी हमने साइन एंड सिम्टम में पढ़ा था कि गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रही होती है, ब्लूटिंग, इरिटेबिलिटी, आर्सेनिक एल्बम, बर्निंग पेन, नोजिया, रेस्टलेस, लाइकोपोडियम में ब्लोटिंग बहुत ज्यादा और बर्पिंग, ब्लूटिंग और बर्पिंग वर्स इन इवनिंग, कार्बोवेज में भी गैस, बेल्चिंग, बर्पिंग, फेटनेस, इंडाइजेशन, फास्फोरस में गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन और बाजू बात स्टूल में ब्लड या वोमिट में भी ब्लड आ सकता है, हीमाटिमाइसिस या हीमाफीजिया, हीमाफीसिया या हीमाटिमाइसिस, यानी वोमिटिंग के जरिए ब्लड आ सकता है या स्टूल के जरिए। इसमें दो मेडिसिन और भी हैं, बिस्मुथम, बिस्मत, अभी आपने इसमें भी देखा ना ये बिस्मत, तो यहाँ पर हम इसको पोटेंसी में देंगे बिस्मुथम को। नेट्रम फास, नेट्रम फास की वैसे क्लिनिकल पिक्चर बहुत ज़्यादा करीब करीब होती है एच पैलोरी के साइन एंड सिम्टम्स की। तो ये मेडिसिन, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, लेकिन इट डज नॉट मीन सिर्फ यही मेडिसिन है। इनको, ये तो एक मेजर ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। हर पेशेंट की इंडिविजुअलिटी होती है, हर पेशेंट की इंडिविजुअलिटी होती है। जैसे मोबाइल फोन की सिम है, हर शख्स का एक अलग नंबर है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो इसी तरीके से हर पेशेंट की होम्योपैथिक रेमेडी का जो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है वो भी अलग है, हर बंदे का अलग है। इसलिए इसमें ये जनरल ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड प्रोग्नोसिस, गुड हाइजीन एंड सैनिटेशन, अगर हाइजीन प्रॉपर मेंटेन की जाए, सफाई का इंतजाम हो, सेफ फूड एंड वाटर प्रैक्टिसेस और हैंड वॉशिंग, तो काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हाइजीनिक कंडीशन, सैनिटेशन, सेफ फूड एंड वाटर प्रैक्टिसेस, हैंड वॉशिंग। प्रोग्नोसिस, गुड विद प्रॉपर एरेडिकेशन, इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। प्रोग्नोसिस मीन्स कि अगर इसका इलाज किया जाए तो ये ठीक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, कोई इतना बड़ा वो नहीं होता, प्रॉपर अगर इसकी क्योर की जाए और इसकी केयर एंड क्योर से। गुड विद प्रॉपर एडिकेशन, रिकरेंस पॉसिबल इफ हाइजीन रिमेन्स पुअर, हाँ कुछ लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है या हाइजीनिक कंडीशन पुअर होती है तो वहां ये बार बार भी अटैक करता रहता है, इसकी रिकरेंसी होती है, रिकरेंस पॉसिबल इफ हाइजीन रिमेन्स पुअर। लॉन्ग टर्म रिस्क इफ अनट्रीटेड, अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए या अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, लॉन्ग टर्म रिस्क इफ अनट्रीटेड, और उस रिस्क में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बन सकता है, खुदा न खास्ता मैलिग्नेंसी, कैंसर भी बन सकता है, अल्सर्स बन सकते हैं, ये तमाम कॉम्प्लिकेशन, लिम्फोमास बन सकते हैं जैसे हमने इसमें देखा था मेल्ट लिम्फोमास, तो ये तमाम इसकी प्रोग्नोसिस में अगर पुअर कंट्रोल है तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। अब हम इसकी कंक्लूजन पे बात करेंगे कि एच पैलोरी इज अ मेजर काज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर। तकरीबन जो स्टमक का क्रोनिक गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर का ये एक मेजर काज है इस मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा दौर में। डायग्नोसिस इज इसेंशियल फॉर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, अगर क्लिनिकली पेशेंट्स में हमें सिम्टम मिल रही हैं तो फिर उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस, जैसे मैंने कहा ब्रेथ टेस्ट या सीरोलॉजी या उसका स्टूल एंटीजन के जरिए हमें करना पड़ता है। बोथ कन्वेंशनल एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स कैन बी इफेक्टिव विद प्रॉपर केस मैनेजमेंट, तो मुख्तलिफ मोड ऑफ ट्रीटमेंट इसमें इफेक्टिव होते हैं, बिलखसूस होम्योपैथिक अप्रोच बड़ी इफेक्टिव है अगर केस को प्रॉपर मैनेज किया जाए। ये तमाम उसमें जो रेफरेंसेज हैं वो WHO के हैं, मायो क्लिनिक्स, बोरिक मेडिका,
हर्षन इंटरनल मेडिसिन वगैरह इन तमाम रेफरेंसेस शामिल हैं। ये एक मुख्तसर सी जनरल ओवरव्यू था, एक कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू था कि जिसमें हमने ये देखा कि एच पैलोरी की फुल फॉर्म क्या है। एच पैलोरी हेलिकोबैक्टर पैलोरी, हेलिक स्पायरल बैक्टर बैक्टीरिया पैलोरी पैलोरेसेंट की वजह से इसकी हमने प्रॉपर डेफिनेशन देखी कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। माइक्रो एरोफिलिक, इसको बहुत कम ऑक्सीजन वाला माहौल चाहिए होता है। ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा में अपनी कोलोनाइजेशन करता है, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है। फिर हमने इसके रिस्क फैक्टर और काजेज देखे। फिर इसमें पुअर हाइजीन, फूड, इसकी ट्रांसमिशन ओरल टू ओरल, फीकल टू ओरल, मुख्तलिफ रूट से इसकी ट्रांसमिशन होती है। साइन एंड सिम्टम्स में हमने देखे कि इसमें हमें GIT के मुख्तलिफ इलामात मिलती हैं, जैसे गैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लॉटिंग, बर्पिंग। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर, स्टोमक कैंसर भी बन सकता है। इसमें आपका जो है वो लिम्फोमा, स्टोमक की लिम्फ नोड्स का लिम्फोमा बन सकता है, जिसको MALT लिम्फोमा कहते हैं। फिर हमने इसकी ट्रीटमेंट पे डायग्नोसिस पे बात की, नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव। मोस्ट प्रोबेबली इसका हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट और इसका स्टूल एंटीजन करा के हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा PCR भी है, एंडोस्कोपी, बायोप्सी, वो इन्वेजिव प्रोसीजर्स है। इसके बाद हमने इसकी ट्रीटमेंट पे बात की। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में ट्रिपल थेरापी, क्वाड्रेंट थेरापी वगैरह कराई जाती है। होम्योपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में चंद अहम रेमेडीज को हमने डिस्कस किया, जिसमें नक्स वोमिका, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, 3 मेजर पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज हैं। इनके साथ आर्सेनिक एल्बम, वो भी पॉलीक्रेस्ट है, फास्फोरस, बिस्मथ और नेट्रम फास। टिश्यू साल्ट में नेट्रम फास इसके बहुत करीब तरीन रेमेडी है, नेट्रम फास। और फिर उस पर हमने प्रोग्नोसिस की बात की कि इसकी अच्छी प्रोग्नोसिस है। कंक्लूजन में हमने ये देखा कि ये मैनेजेबल है अगर इसको प्रॉपर ट्रीट किया जा सके। ये मुख्तसर डिस्क्रिप्शन थी बहुत ही फेमस टॉपिक एच पैलोरी की। थैंक यू। अस्सलाम।